हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आज हम मैटर की जो हमारी एक क्लास हुई थी उससे आगे पढ़ेंगे। तो मैं ना पहले जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी उसको हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे हमने उसमें पढ़ा था मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है या जिसका कोई भी वॉल्यूम होता है उसको मैटर बोलते हैं। एटम पढ़ा था कि मैटर जितने भी दुनिया में मैटर्स हैं वे एटम से बने हुए हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सॉलिड में वाइब्रेशन होता है, लिक्विड और गैस में मूवमेंट रहती है उनके पार्टिकल के बीच में। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड की एक शेप रहती है, फिक्स शेप रहती है। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर पांच उसमें डिवाइड की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये ना फिजिकल स्टेट हैं उनकी, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। फिक्स शेप होती है सॉलिड की, फिक्स वॉल्यूम होता है। यहाँ से ना क्वेश्चन इस तरह पूछता है, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि इनमें से किसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता लेकिन फिक्स शेप होती है, या पूछ लेगा किसकी ना तो फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से पूछ लेगा। तो सॉलिड फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम रहती है। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं रहती, क्योंकि जिस भी बर्तन में आप इसको रखते हो उसी की शेप ले लेता है। बट वॉल्यूम फिक्स रहता है, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर दूध या 1 लीटर पानी कितना क्या है। गैसेस में ना फिक्स शेप रहती ना फिक्स वॉल्यूम रहता है। कंप्रेसिबिलिटी हमने पढ़ा था, हम प्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को। सेम लिक्विड बहुत कम अमाउंट में कर सकते हैं, बहुत यहाँ भी बहुत ही कम होता है। और गैसियस क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इसको आपको याद रखना होगा कि गैसियस कंप्रेस हो जाते हैं, दबाव पड़ सकता है उनके अंदर, ऊपर सॉरी ऊपर। इसके एग्जाम्पल हमने एलपीजी के बारे में पढ़ा था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गैस को हम इतना प्रेशर डालते हैं कि वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में। जैसे आप प्रेशर हटाते हो, जो घरों में हम सिलेंडर यूज़ करते हैं एलपीजी का, अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे आपने वीडियो भी देखी होगी कि सिलेंडर को ओपन किया तो वहाँ से पानी निकल रहा था, लिक्विड स्टेट निकल रही थी। तो कहते हैं कि पानी भरा होता, नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में होती है गैस। और फिर क्या होती है, जैसे ही वो प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होते ही क्या हो जाती है, वो दोबारा से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट ऐसे होते हैं कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, एक तरह से एमसीक्यू में 1 नंबर में ऐसे उठा के पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकती है। लेकिन जैसे ही दबाव कम होगा वैसे ही वो दोबारा से अपने किस स्टेट में चली जाएगी, गैसियस स्टेट में। और मैंने यहाँ पे बताया था कि साथ के साथ आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है पार्टिकल के बीच में, तभी वो एक दूसरे को बाइंड रखते हैं, इसलिए फिक्स शेप होती है। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी ये फ्लूइड होते हैं, बह जाते हैं। गैसेस में क्या होती है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से 1 सेकेंड में पूरे रूम में फैल जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि परफ्यूम किसी ने लगाया रूम में, तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी फैल जाते हैं। फिर हमने प्रोसेस पढ़ी थी, फ्यूजन, सोलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। इनके सब के पढ़े थे हमने। फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन बोलते हैं जब गैस से दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा। मैंने बताया था जब यहाँ से आप जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, और यहाँ से वापस आओगे तो टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, कम करोगे। यहाँ पे बढ़ाओगे, यहाँ पे कम करोगे। सॉलिडिफिकेशन, पानी से बर्फ का जमना। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन। इनके मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, तो ये हैं। फिर हमने पढ़ा था प्लाज्मा, पढ़ा था बोस आइंस्टाइन पढ़ा था। ये दोनों भी पढ़े थे कि भाई थ्योरेटिकल पॉसिबल होते हैं, प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल टाइप के होते हैं। प्लाज्मा हमने देखा था कि भाई आयनाइज्ड हो जाते हैं, सन में होता है। या फिर इसको हमने उसमें ट्यूब्स बात कर रहे थे हम, जो पहले के रेस्टोरेंट या होटल के बाहर लगी होती थी, वो आइंस्टाइन ये बहुत लो टेम्परेचर पे अचीव करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था हमने, द्रव्यमांक,
वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता। फिर यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे ये कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे कोई फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं वो चीज़ें, जमना स्टार्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। इसको ना आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो। देखो इमेजिन करो, हमें पता है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर डाल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल है जो हमारे ऊपर हैं, साथ के साथ वाटर वेपर भी हैं, और साथ के साथ क्या हैं, एयर पार्टिकल भी हैं। तो हमारे ऊपर कुछ प्रेशर डाल रहे हैं। अब आप इमेजिन करो, अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एक अर्थ का सरफेस है और आपको इससे ऊपर निकलना है, इससे ऊपर निकलना है। तो आपको पता है यहाँ से एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो आपको अगर ऊपर निकलना है यहाँ से, तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि आप इस प्रेशर को क्या कर पाओ, खत्म कर पाओ, या इससे ज़्यादा प्रेशर आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो सेम होता है लिक्विड के ऊपर। अब इमेजिन करो ये लेयर है पानी की सबसे ऊपर किसी भी बर्तन में, अगर यहाँ से पानी को ऊपर उठना है, जैसे मान लो यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं या बुलबुले इस तरह से बन रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा इस साइड से कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह भी बोल सकते हो कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाए, तो उसको भी बॉइलिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन केमिस्ट्री में हम ये वाली यूज़ करते हैं कि जब भी किसी लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। इसको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो आप कि एक रूम है, उस रूम से अगर आपको मान लो बाहर निकलना है और बाहर भी बहुत सारी भीड़ है, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उस भीड़ को टक्कर दे पाओ, तभी आप रूम से क्या कर पाओगे, बाहर निकल पाओगे। एवोपरेशन हमने पढ़ा था, अपने आप क्या होता है, पानी का किस में चेंज होना, वाटर वेपर में चेंज होना बिना उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। इसके हमने पढ़े थे कि सरफेस एरिया, अगर हम उसको एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो तब भी रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। सेम विंड स्पीड अगर ज़्यादा है, हवा की स्पीड ज़्यादा, तो तब भी क्या हो जाएगा, जल्दी से एवोपरेशन होगा। मैंने एक सिंपल से एग्जांपल कपड़े सूखने से सारा समझाया था कि अगर आप कपड़ों को एक साथ करके डालोगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे सूखेंगे, लेकिन अगर फैला के डालोगे तो जल्दी सूख जाएंगे। अगर बाहर गर्मी है तो जल्दी सूखेंगे कपड़े, अगर हवा चल रही है तो तब भी क्या करेंगे, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ह्यूमिडिटी मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर में या एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है, या कितनी वाटर वेपर की फॉर्म में पानी है प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर पहले से ही हवा में पानी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके 2-3 एग्जाम्पल हमने देखे होंगे। मटके में पानी ठंडा रहता है, या फिर हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन कॉटन के कपड़ों का ज़्यादा होता है। सेम अगर मैं बर्तन की बात करूँ तो मिट्टी के बर्तन की बात करूं तो वहाँ से लगातार क्या होता रहता है, एवोपरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से मटके का पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो ये चीज़ें ना हमने पहले पढ़ी थी, ये हमने फिजिकल स्टेट पढ़ी थी मैटर्स की। अब हम उनको पढ़ेंगे केमिकली हम मैटर्स को किन किन स्टेट में डिवाइड करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं, वो आज हमारी आज की क्लास रहेगी। तो हम शुरू कर रहे हैं अब। तो आज हमारी पहली डेफिनेशन है डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इसको इस तरह से समझो, मान लो आपने एक बर्तन में इंक डाल दी, पानी में इंक डाल दी, तो इंक क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद अपने आप क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मतलब दो मैटर के पार्टिकल जब अपने आप मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन पूछी गई है पहले कि आपको ये वाली बोल देगा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। यहाँ पे ये मेन है, ऑन देयर ओन, अपने आप मिलना, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे इंक वाटर में हॉट फूड स्मेल क्या करती है, जल्दी से पूरे रूम में क्या कर जाती है, फैल जाती है। ये अभी हमने पढ़ा था कि जो हॉट फूड होता है उसकी स्मेल बहुत दूर तक चली जाती है। इसको इस तरह से याद रखना, मीटर से ही
अच्छा, इसको ना देखो, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी का भी। और हॉट फूड की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे जो एयर पार्टिकल हैं, जो स्मेल है उसकी फूड की, वो क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, अगर हम बात करें तो गैसियस फॉर्म में होती है। तो हमने अभी पढ़ा है गैसियस के पार्टिकल क्या करते हैं, बहुत स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं, जल्दी सी पूरे रूम में फैल जाएंगे। तो यहाँ पे आप वही कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। साथ के साथ हॉट फूड का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल हैं वो गर्म हैं। गर्म इन द सेंस, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल बोलूँ तो वो गर्म है। अगर कोई चीज़ गर्म होगी तो क्या होगी, उसके पास एनर्जी होगी, ताकत होगी, और वो क्या करेगी, जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे उसके पार्टिकल क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो आपको इस तरह से समझ सकते हो। या यहाँ पे जो बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब किसी पार्टिकल को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं, या मूव करने के कारण जो एनर्जी पोजेस करते हैं पार्टिकल के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही फूड गर्म होगा तो उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी और वो जल्दी से दूर तक चले जाएंगे। इसी का उल्टा लूँ मैं, कोल्ड फूड स्मेल क्या करेगी, बहुत दूर तक नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनकी कम है, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं पहुँच पाते। अब यहाँ पे देखो आ गया, रेट ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। मैंने अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी होती है जो मैटर के पार्टिकल की, वो बढ़ जाती है तो एक दूसरे से आसानी से दूर तक भी फैल सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में रहेगी, गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। सेम वही रूल है जो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है, तो वो लूजली बाउंडेड रहते हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और सॉलिड में क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूं, मान लो आपने क्या किया, लोहा और एक ईंट को रख दिया एक दूसरे के ऊपर, वो डिफ्यूज़ हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो एक दूसरे में मिक्स ही नहीं हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं लिक्विड, आपने दूध लिया और दूध में पानी डाल दिया तो मिक्स हो गए। गैसियस में अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा ही है, तो गैसियस में सबसे ज़्यादा क्या रहती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है। अब हमने मैटर को केमिकली किस तरह से डिवाइड किया है, तो मिक्सर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया है। मिक्सर दो होते हैं हमारे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट हैं और कंपाउंड होते हैं। इनको ना हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ। मेटल हमारे अर्थ में धातु बोलते हैं, 94 के आसपास है। नॉन मेटल 17 है, अधातु बोलते हैं। और मेटलॉइड 7 है हमारे अर्थ क्रस्ट में। टोटल मिला के कितने एलिमेंट हमारे पास, 118 हैं। अब याद रखना, जितनी भी आप चीज़ें अपने चारों तरफ देखते हो ना, वो इन 118 एलिमेंट से मिलके बनी है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, एलिमेंट हैं। हम इनको आगे ना डिवाइड भी करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड में भी अंतर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ एलिमेंट का, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, आप पढ़ते हो, सबसे एक बेसिक सा एग्जांपल पढ़ते हैं हम कि सर ऑक्सीजन। अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो अगर मैं अकेला ऑक्सीजन का एक एटम की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, एलिमेंट है। लेकिन जो हम गैस इनहेल करते हैं, गैस लेते हैं, वो होता है ऑक्सीजन गैस, ये गैस होती है, ये कंपाउंड है ऑक्सीजन का। इस तरह से भी समझना पड़ेगा हमें। एलिमेंट अलग चीज है, और उनके द्वारा जब एक से ज़्यादा एलिमेंट, या मैं बोलूँ आपको एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। उनको भी हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब कंपाउंड भी हमने दो उसमें डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें मोस्टली लिविंग थिंग्स से रिलेटेड रहते हैं, जो कभी ना कभी जिंदा थे या जिंदा चीज़ों से रिलेटेड रहते हैं। उनमें हम मोस्टली, मैं सिर्फ एक रफ डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इनको, ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं इनको पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं रफ डेफिनेशन बोलूँ तो ऑर्गेनिक एलिमेंट या मैटर्स वो होते हैं जो किसी भी जिंदा चीज़ से रिलेटेड रहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे जानवर, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें। इनऑर्गेनिक जो इनसे रिलेटेड नहीं रहते। एलिमेंट मैंने अभी आपको बताया है, एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं जो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अभी देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ, हमने पढ़े हैं एलिमेंट होते हैं 118 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से नेचुरल 98 हैं, दुनिया में
98 एलिमेंट हमें मिले हैं, और बाकी जितने भी बच गए हमारे वो सारे क्या हैं, ऑलमोस्ट 20 मैन मेड हैं, आदमियों ने बनाए हैं लेबोरेटरी में। अब फिर से मैं इस चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या अंतर होता है। जो बिल्कुल अपने एटॉमिक स्टेट पे हों, जैसे मैंने अभी बताया ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, और ये O2 जो हम सांस लेते हैं, दोनों को ऑक्सीजन ही बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको, आप कौन सी गैस इनहेल क्या कर रहे हो, सांस लेने में कौन सी गैस यूज कर रहे हो, आप ऑक्सीजन बोलते हो। लेकिन इसकी और इन दोनों की प्रॉपर्टी में बहुत अंतर है। ये एटम है और ये कंपाउंड है। ये एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, कि ये अपनी प्योर फॉर्म में एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, दोनों के बीच में अंतर से पहले मैं कंपाउंड और बता देता हूं। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर। यहां से ही समझ में आ जाएगा आपको। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे पानी H2O। अब पानी में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है और उसके साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टोमक में होता है, पेट में होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये 2 एलिमेंट हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बना, HCl। ये कंपाउंड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट 118 हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो एलिमेंट से ही बनी हुई हैं। या तो एलिमेंट आपस में मिक्स हुए हैं, या एलिमेंट के बाद कंपाउंड बने हैं, या कंपाउंड के बाद क्या बने हैं, मिक्सर बने हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने सुना होगा 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट का सोना, या आप अपने चारों तरफ देखते हो लोहा, प्योर लोहा, आयरन या एल्यूमिनियम, ये सारे अगर वो प्योर हैं तो वो एलिमेंट हैं। अगर लोहे पे जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो कंपाउंड बन जाता। फिर समझ में आई बात, दोनों के बीच में क्या अंतर है। मिक्सर क्या होता है, अब मोस्टली मैटर हमारे चारों तरफ मिक्सर की फॉर्म में होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्योर कंपाउंड, देखो यहाँ पे कंपोनेंट क्या होते हैं, मिक्स कर जाएं जब एक दूसरे के साथ, उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। जैसे मिक्सर ऑफ गैसेज हो गया, सी वाटर हो गया। अगर मैं बात करूँ, एक और अच्छा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे हमारा दूध है, अगर मैं दूध की बात करूँ, दूध में देखो क्या क्या हो सकता है, दूध तो होता ही है, साथ के साथ पानी होता है, फैट होता है, तो क्या होता है, हमारा एक मिक्सचर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फैट को भी अगर मैं केमिकली लिखने की कोशिश करूँ, देखो अगर मैं बात करूँ, दूध की बात करते हैं हम, तो हमने अभी पढ़ा है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके अंदर कार्बन होगा, साथ के साथ पानी होगा, H2O, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ के साथ उसके अंदर फैट होगा, फैट का भी एक केमिकली फार्मूला है, तो उसमें भी अलग अलग क्या होंगे, हमारे एलिमेंट होंगे। तो मिक्सर क्या होता है, अब जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। और जितनी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, मिक्सर होती हैं। ठीक है, अब देखो मिक्सर को हमने क्या क्या किस तरह से डिवाइड किया है। हमने पहले डिवाइड किया है होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। अभी हमने पढ़ा था पीछे, दोनों लिखे हुए थे मैंने। तो होमोजीनियस को समझो, होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक गिलास लिया पानी का, और उसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी। अब आप क्या करोगे कि आप जैसे ही सिप लोगे, घुट पीने की कोशिश करोगे, क्या होगा, मीठा लगेगा आपको। ऐसे ही करते करते आप पूरा गिलास पीने की कोशिश करो, तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा गिलास क्या लगेगा, मीठा पानी ही लगेगा। तो ऐसे मिक्सर जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, एक जैसी चीजें पूरे उसमें हो, उसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस। अभी एग्जांपल समझेंगे। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सर है, देखो शुगर इन वाटर आ गया, सॉल्ट इन वाटर। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, आप इमेजिन करो, मान लो आपने मिक्स किया, चीनी को ही मिक्स किया पानी में, आपने पहली सिप ली, मीठा नहीं लगा, दूसरी सिप ली, दूसरी घूंट पी तो मीठा लगा, तीसरी ली, फिर से मीठा नहीं लगा। तो जब भी ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हो जिसमें जो भी मिक्सर है उसमें हर चीज में
कहीं से भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अगर सेम चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलोगे। तो दीज मिक्सर कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्टिकल एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे मिक्सर जिनमें फिजिकली अलग अलग से पार्टिकल्स हों, जिनका आपको पता मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो साथ के साथ, मतलब कि हर जगह पे उनकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे सैंड इन वाटर, आप पानी में मिट्टी को घोल दो, कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, नीचे ज़्यादा मिट्टी है, ऊपर कम घुल रही है, तो वो क्या होगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, अलग अलग होगी। डस्ट इन एयर अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली आप देखोगे तो कहीं हवा में ज़्यादा क्या है, डस्ट है, कहीं पे क्या है, कम डस्ट है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को आप इस तरह समझ सकते हो कि अगर कोई भी मिक्सर जिसमें हर जगह सेम कंपोजिशन मिले, जो भी चीज़ें उसमें मिक्स की हुई हैं, मीठा है तो हर जगह मीठा ही हो, तो इस तरह से। और हेट्रोजीनियस जब सेम कंपोजिशन आपको ना मिले, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू मिले, उसको क्या बोलोगे आप, हेट्रोजीनियस मिक्सर। इसके बाद आता है हमारा एलॉयज आता है, मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल, और मेटल और नॉन मेटल, इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। लेकिन इनको भी हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि फिजिकल प्रोसेस से किस तरह अलग किया जाता है। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो मैंने आज ही क्लास में हम आगे करवाएंगे। अभी इतना समझो कि मिक्सर क्या होते हैं, दो या दो से मेटल या नॉन मेटल जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तत्व या तत्व जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एलॉयज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ब्रास है, जिसमें जिंक और कॉपर की एक फिक्स परसेंटेज रहती है मिक्स करने के लिए। अब देखो, इसी में आगे हमने पढ़ा है, इसके ना एग्जाम्पल पूछ लेता बहुत बार कि किस में क्या होता है, इस तरह से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। 3 टाइप के हमने क्या किए, मिक्सर को डिवाइड कर दिया आगे, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। आपको तीनों के बीच में डिफरेंस से अगर आप इनको पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, बाकी इनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है, अभी हमने पढ़ा है। सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर में हमने क्या पढ़ा, अगर मैं चीनी को पानी में मिला देता हूँ तो मिक्सर है, लेकिन क्योंकि चीनी का टेस्ट आपको हर जगह आ रहा है तो क्या है, सॉल्यूशन है। तो होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर होते हैं। कोलाइडल क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। और सस्पेंशन भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं। कोलाइडल का एग्जांपल लूँ तो मैं दूध होता है हमारा, जो हमारा दूध होता है, और सस्पेंशन का एग्जांपल होता है मिट्टी। अगर मैं पानी में मिट्टी को क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है। अब यहाँ पे पार्टिकल साइज की बात करूँ मैं, तो जो देखो, अच्छा, सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, सोल्यूट और एक होता है हमारा सोलवेंट, आप लिख लेना। देखो, इनकी एक कॉमन डेफिनेशन जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, सोल्यूट वो होते हैं जो कम अमाउंट में होते हैं। इनको 2 तरह से बोलते हैं हम, कम अमाउंट में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, पानी में चीनी को घोलना, तो चीनी यहाँ पे क्या हमारी सोल्यूट है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, इस तरह बोल सकते हैं कि किस में हम क्या मिक्स कर रहे हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये, किस में क्या घोल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ चीनी को पानी में घोलना, तो चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो सोल्यूट हो जाएगा, और किस में घोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर पहचानना है तो मोस्टली ये भी बोलते हैं हम कई बार कि सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होते हैं, थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन सोलवेंट क्या होते हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल से फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने बोला नमक को पानी में घोलना, तो क्या बोलोगे सर, नमक यहाँ पे सोल्यूट है और पानी क्या हमारा सोलवेंट है। तो पार्टिकल साइज का मतलब क्या है, जो सोल्यूट मिक्स हुआ है ना, उसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इमेजिन करो 10⁹ मीटर से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं किसी पानी में, तो क्या आपको दिखाई देंगे आंखों से, इतने छोटे वो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जो लाइट डालोगे आप उसके अंदर, या मान लो एक बर्तन लो, उसके ऊपर लाइट डालो जिसमें सॉल्यूशन है, तो क्या कर पाएंगे,
वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। स्कैटर करने का मतलब क्या है, वो फैला नहीं पाएंगे और लाइट क्या हो जाएगी, आर पार क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट भी क्या होगा, विजिबल नहीं होगा। इसको ना टिंडल इफेक्ट में पढ़ेंगे हम कि पाथ ऑफ लाइट किस तरह से नहीं दिखाई देगा, या फिर मैं क्लास के बाद में करवा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब क्योंकि देखो फिल्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, फिल्टर करने का मतलब क्या होता है, किसी भी फिल्टर मीडियम की हेल्प से उसके पार्टिकल को अलग अलग करना। जैसे मैं बात करूँ, चाय है, चाय में आप छलनी लेते हो तो छलनी की हेल्प से क्या कर देते हो, चाय को अलग कर देते हो, और जो हमारा लिक्विड होता है वो अलग हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं, इमेजिन करो आप छलनी से, या फिल्टर पेपर होता है जिससे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, उसकी हेल्प से आप जो आपने चीनी घोली है वो क्या हो जाती है, अलग नहीं कर पाते। तो वो क्या होते हैं हमारे, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो उन्हें। एग्जाम्पल क्या है, एयर है, शुगर इन वाटर है, ऑक्सीजन इन वाटर है, जो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है, ऑक्सीजन गैस है ये। स्मोग है, जो आपने सर्दियों में देखा होगा, स्मोक बोलते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। स्मोक क्या होता है, फोग प्लस स्मोक दोनों मिक्स होके क्या बनते हैं, स्मोक बनता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो कई बार देखा होगा आपने, AQI बहुत लो हो जाता है जब बहुत सारी धुंध होती है अपने आसपास, फोग होता है, तो उसमें अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है दिवाली के आसपास। अच्छा हाँ, दिवाली के आसपास स्मोक बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है, फोग नहीं बोलते हम, क्योंकि उस टाइम पे फोग के साथ साथ क्या ऐड हो जाता है, उसमें स्मोक ऐड हो जाता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, इनका पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है, इन्हें भी आप आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन इतना बड़ा होता है कि ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। अगर आप इन पे लाइट डालोगे ना, वो हल्की सी फैल जाएगी। इमेजिन करो इस तरह से कि आपने एक बर्तन लिया और उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, जैसे आप उसमें लाइट डालोगे तो वो हल्की सी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, अपने रास्ते से बिल्कुल भटक जाएगी, थोड़ा सा फैल जाएगी, भटक नहीं जाएगी, फैल जाएगी। जिसकी वजह से अब इमेजिन करो आप, अगर लाइट फैल रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, पाथ क्या हो जाएगा हमारा, विजिबल हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब इन दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है, अगर आप सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, रख देते हो, तो ऐसा नहीं होता कि चीनी नीचे बैठ जाएगी, सेम कोलाइडल में होता है। आप इनको एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कोलाइडल में बात करूँ, मैं दूध का एग्जाम्पल लिया था मैंने अभी, तो कोलाइडल अगर आप दूध को छोड़ देते हो तो नीचे नहीं बैठता कुछ टाइम के बाद। तो इन दोनों में ये सिमिलरिटी रहती है, दे डू नॉट सेटल डाउन, जो इसके पार्टिकल होते हैं वो सेटल नहीं होते। इसका एग्जांपल क्या होता है, जेमस्टोन, जो आपने हाथों में देखा होगा, अंगूठियाँ पहनते हैं, कलर्ड ग्लास देखे होंगे जो शीशे यूज करते हैं, स्मोक, बटर, जो बटर यूज करते हैं, मिल्क, फोग, स्मोक और क्लाउड, ये सारे क्या हैं, इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब सस्पेंशन आता है यहाँ पे, इसको एग्जाम्पल से, बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मिट्टी मिला दी मैंने पानी में, तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सर है, अभी पढ़ा हमने, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, जो मिक्स नहीं होते, जिनमें सेम थ्रू आउट एक जैसी कंपोजिशन नहीं रहती। पहले आपने वही एग्जाम्पल घूट पिया तो कम मिट्टी मुंह में आएगी, उसके बाद ज़्यादा आएगी, इस तरह से। इनका पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा रहता है, इनको आप आंखों से देख सकते हो कि भाई काफ़ी बड़ा है। ये साइज बड़ा है तो स्कैटर ऑफ लाइट करेंगे और पाथ भी क्या होगा, विजिबल होगा। इनको आप फिल्टर से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। इनको भी कोलाइडल सॉल्यूशन को भी आप फिल्टर से अलग नहीं कर सकते, अगर आप छानने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। और इसके पार्टिकल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, अगर आप उनको क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। तो ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। सॉरी, अब अर्थ में ना, यहाँ से क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देखा है और इम्पोर्टेंट भी है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, और फिर क्या होता है, एल्यूमिनियम। और हमारी ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलता है, फिर कार्बन और हाइड्रोजन। ये 18.5% है, कहीं सोचो 1.5 है, 1.8 है, नहीं 18.5% क्या हमारे बॉडी के अंदर कार्बन की है। सबसे ज़्यादा दोनों जगह कौन है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारे सॉल्यूशन मिक्सर के टाइप थे, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। इनके एग्जाम्पल से पूछ सकता है किस टाइप का है।
बाकी इनका आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। यहाँ से क्वेश्चन बना के दे देगा या इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, तो आपको ये पता होने चाहिए। अब हमने मिक्सर के बारे में तो पढ़ लिया। अब अगर कोई मिक्सर है उसके अलग अलग कंपोनेंट को हमें अलग करना है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेस हैं हमने जो पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल से खासकर पूछता है। जैसे एक बार उसने पूछा हुआ था, थ्रेसिंग के बारे में पूछा हुआ था, विनोइंग के बारे में भी पूछा हुआ था। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये बिल्कुल आसान है, ये आपने सबने घर में भी देखी होगी। हैंड पिकिंग क्या होता है, हाथ से चुनना। इसके लिए पार्टिकल साइज काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम सब इन सब को। मान लो आपको ना, जैसे घर में देखा होगा मम्मी क्या करती है, चावल से जो भी कंकड़ वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालती है। तो वो किसका यूज़ करती है, मोस्टली हाथ का यूज़ करती हैं। अगर मैं बोलूँ आपको मिट्टी से आपको ये अलग करना है छोटे छोटे पार्टिकल को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हैंड पिकिंग वहाँ पे यूज़ होगी जहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो। जो मैटर के पार्टिकल हैं उनका साइज थोड़ा सा क्या हो, बड़ा हो। विनोइंग, फटकना, हवा की हेल्प से आप क्या करते हो, पार्टिकल को क्या करते हो, अलग अलग करते हो। ये भी आपने सबने घर में देखा होगा कि जब भी आप गेहूँ को पीसते हैं हम आटे के लिए, तो उससे पहले उसको क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। हवा की हेल्प से क्या करते हैं, जो हस्क पार्टिकल हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हैं उसमें गेहूं में, उसको क्या करते हैं हम, अलग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, आप सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। जो हल्के पार्टिकल होंगे ना वो हवा में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, और जो भारी होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास में ही गिर जाएंगे। थ्रेसिंग आपने देखा होगा, थ्रेसर भी सुना होगा सबने। थ्रेसिंग क्या होता है, पीटना, एक तरह से पीट के पार्टिकल्स को अलग करना। ये भी आपने देखा होगा, खासकर धान की खेती में। जब धान पक जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, ड्रम वगैरह पे मारते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो अलग अलग हो जाते हैं, उसके भूसे से अलग हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। कई बार रोड पे देखा होगा आदमी सरसों डाल देते हैं, तो एक तरह से वो भी थ्रेसिंग की प्रोसेस है। थ्रेसर देखे होंगे आपने गेहूँ को अलग करने के लिए। सीविंग आपने सबने देखा है, छानना, घरों में जैसे चाय को अलग करते हैं छान के, या फिर कोई बड़े पार्टिकल हैं। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट करता है, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ को यूज़ करते हो जिससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल रह जाते हैं और बाकी क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं। इसको इस तरह समझो, मान लो छान रहे हो आप, तो छानने में छलनी उतनी ही यूज करोगे ना, कि क्या छानना आपको उसी पे तो डिपेंड करेगा। जैसे मैं बात करूँ चाय की, चाय में आप छलनी देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन आटे को छानने वाली छलनी के छेद थोड़े से बड़े होते हैं। अगर मैं कोई और बड़ी चीज़ लेता हूँ, जैसे आपने घर बनते हुए सीमेंट या वो रेती को छानते हुए देखा होगा, उसके छेद और बड़े बड़े होते हैं। तो छेद किस पे डिपेंड करते हैं, क्या छान रहे हो और क्या उसके अंदर इम्प्योरिटी या जो अनवांटेड पार्टिकल हैं वो, उनका साइज कितना है। सेडिमेंटेशन, और सेकंड है हमारा डेकेंटेशन, निस्तारण। तो इनमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल इसमें क्या हो जाता है, उस साधन में नीचे बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम उनको अलग कर लेते हैं। और निस्तारण में नितारना एक तरह से बोलते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, जो लिक्विड हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऊपर प्योर वाले ऊपर रह जाते हैं, और उनको हम क्या करते रहते हैं, बर्तन में अलग करते रहते हैं। जैसे हम बात करें, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, पानी और वाटर और ऑयल दोनों मिक्स हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दोगे, तो क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा। तो आप उन दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। या इसमें मिट्टी के पानी को भी बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, ऊपर पानी साफ हो जाएगा, उसको नितार लेंगे फिर हम। एवोप्रेशन हमने पढ़ा था, इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पानी, समुद्र के पानी से नमक को अलग करना। आप क्या करोगे, आप इसमें गर्म करोगे या नॉर्मली छोड़ दोगे पानी को, और वो कुछ टाइम के बाद एवोपरेट होके वहाँ से गायब हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और नीचे किसको छोड़ देगा, नमक को छोड़ देगा। मैंने बताया था आपको, अगर मान लो मैंने पानी में चीनी मिक्स कर दी, देखो अब मैं सॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहा हूँ एक तरह से।
पानी में चीनी मिक्स कर दी, लेकिन अगर आप पानी को लगातार उबालते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या बच जाएगी, नीचे चीनी बच जाएगी और सारा का सारी पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से अलग करने के लिए लिक्विड को गर्म किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी फिल्टर मीडियम की हेल्प से हम पार्टिकल्स को अलग अलग करें। अच्छा, यहाँ पे ना फिल्टर पेपर या फिल्टर जो भी मीडियम हम यूज करेंगे वो भी मेनली डिपेंड करेगा आप कितने बड़े साइज के पार्टिकल को अलग अलग कर रहे हो। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि फिल्ट्रेशन में या फिल्ट्रेशन टेक्निक में आप वही फिल्टर मीडियम यूज करोगे जिसके अकॉर्डिंग आपको एक तरह से मैं बोलूँ कि कितने बड़े साइज के पार्टिकल को आपको अलग करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन, यह आपने बहुत पढ़ा है, इसके में एग्जांपल से आपने देखा होगा कि जो घरों में दूध लेने आते हैं वो दूध में फैट मापने के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक गोल सी मशीन होती है, उसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, खाने बने होते हैं, उसमें रख के उसको घुमाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से, मतलब बहुत स्पीड से घुमाते हैं। तो इसको अगर आप इस तरह से घुमा रहे हो, बहुत स्पीड से घुमाओगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके एग्जाम्पल आपको मस्ट हैं, आपको याद रखने हैं। पहला तो लैब में यूज होता है, ब्लड में प्लाज्मा, WBC वाइट ब्लड सेल और RBC को अलग करने के लिए। प्लाज्मा सबसे ऊपर हो जाएगा, WBC और प्लेटलेट बीच में आ जाएंगे और RBC क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम को अलग करना, उसमें क्या करेगा आप, बहुत स्पीड से घुमाओगे उसको। अच्छा, और भी बहुत जगह होता है। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इन स्लग, कीचड़ को अलग करने के लिए, जो आपने शहरों में देखा होगा, जो आप वाटर मैनेजमेंट करते हैं, एक तरह से ट्रीट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं बड़े बड़े शहरों का, तो उनको पहले इसी टेक्निक से जो हैवी पार्टिकल है उनको क्या कर लेते हैं, हम अलग कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल मस्ट हैं। आपसे पूछ लेगा, बताओ दूध से क्रीम को अलग करना या फैट को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या याद रखोगे आप, सेंट्रीफ्यूगेशन। डिस्टिलेशन, आसवन में क्या करते हैं हम, मान लो, इमेजिन करो आपके पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक लिक्विड 1 है और एक लिक्विड 2 है, दोनों को मिक्स किया हुआ आपने, और लिक्विड 1 बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और लिक्विड 2 बॉयल होता है 200 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जाम्पल के लिए लिए हैं बस ये मैंने। अब आप क्या करोगे, मान लो आप गर्म कर रहे हो, दोनों को मिक्स किया हुआ आपने एक बर्तन में और दोनों को गर्म कर रहे हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से पहले कौन गर्म होगा या कौन अपनी वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कम टेम्परेचर है 100 लिक्विड 1 का और ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाते ही ये किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, अपनी गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। मैं अब क्या करूँगा, मैं उस बर्तन के टेम्परेचर को मेंटेन करूँगा 100 से ऊपर लेकिन 200 से नीचे। उससे क्या होगा कि जो लिक्विड 1 है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। उसमें बचेगा कौन, लिक्विड 2 बचेगा। अब सर लिक्विड 1 तो हमारा बाहर निकल गया, अलग करने का मतलब हमें दोनों मिलने चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से इंस्ट्रूमेंट ऐड करूँगा कि मैं इस लिक्विड 1 को आगे चल के ठंडा कर लूँ। मतलब जो इसकी गैसियस स्टेट है मैं उसको धीरे धीरे क्या करता रहूँगा, ठंडा करता रहूँगा, और जैसे ही मैं इसको ठंडा करूँगा तो लिक्विड 1 भी, जो तरल 1 है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा से अपनी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसको याद किस तरह करोगे कि डिस्टिलेशन या आसवन वहाँ पे काम आता है जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। जिसका कम टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी क्या कर जाएगा, एवोपरेट कर जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो क्या रह जाएगा, उसी बर्तन में रह जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर, एल्कोहल को अलग करना क्योंकि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, ये इसी में पढ़ेंगे हम आगे। जो हमारा क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको अलग करना।
लिक्विफाइड गैसेस फ्रॉम एयर। अब ना बहुत बार आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड अलग से चाहिए होती है, ऑक्सीजन अलग से चाहिए होती है, तो उनको भी गैसेस को एयर से अलग करना भी डिस्टिलेशन में आता है। इसका भी एक और सेकंड पार्ट होता है, उसको पढ़ते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे ये इसमें और उसमें सिर्फ एक अंतर होता है। वहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब बॉइलिंग पॉइंट के बीच में बहुत अंतर हो तब वो यूज़ होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कितना अंतर हो, सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो। मान लो, अब ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल मेंटेन कर पाओगे, मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, लिक्विड 1 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लिक्विड 2 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उनके बीच में तो 110 और 100 के बीच में तो ज़्यादा अंतर है नहीं, वो टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड 2 भी किस में चेंज हो जाएगा? हमारा वेपर स्टेट में चला जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इसका क्या हो जाएगा हमारा, जब टेम्परेचर किससे कम हो, 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये क्रूड ऑयल में ना जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको बिल्कुल अलग करने में काम आता है। इसका एग्जाम्पल से याद रखना आप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम आता है। क्रोमेटोग्राफी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना एक हमारा मीडियम होता है और जिसको हम अलग कर रहे हैं वो मीडियम उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं इंक के अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये देखूँगा कि वो इंक सबसे ज़्यादा किस में डिजोल्व हो सकती है, तो वो हमारा मेन रहता है। समझो, अब देखो, क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सोल्यूट दैट डिजोल्व इन द सेम सोलवेंट। वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन सोल्यूट को जो घुलते हैं वो अलग करने में काम आती है, जो सेम सोलवेंट में क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं, और कितनी अच्छी तरह घुलते हैं वो भी डिपेंड करता है। इसको मैं एक तरह से डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मान लो मैं इंक को अलग कर रहा हूं, तो एक फिल्टर पे क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है इस तरह से, और मैं यहाँ पे ना एक ड्रॉप लगा दूंगा, मान लो इसकी, जो भी मैं कंपोनेंट अलग कर रहा हूँ जिसके भी, और इस क्रोमेटोग्राफी को मैं हल्का सा टच करवा दूंगा किसी भी जो भी सोलवेंट में वो मिक्स होने के लायक है उसके कंपोनेंट। अब क्या होगा कि जैसे ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा, अब ये पेपर तो है ही, तो ये गीला होना स्टार्ट होगा। अब क्या होगा कि जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो जितना ज़्यादा डिजोल्व होने की कैपेसिटी रखेंगे इसके अंदर, सोलवेंट के अंदर, जो सोलवेंट के अंदर मैंने ये हल्का सा नीचे भिगोया है, जितना ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा वो उतना ही स्पीड से ऊपर पहुँचेगा। कोई कम डिजोल्व होगा, कोई ज़्यादा डिजोल्व होगा। कहने का मतलब क्या है, जो जितना अच्छा डिजोल्व होगा सोलवेंट के अंदर वो उतना ही ऊपर पहुंच जाएगा, और हम उसको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको अलग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम सोलवेंट लेंगे। सोलवेंट में कौन ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होता है वो सबसे ऊपर जाएगा, फिर उससे नीचे जो कम डिजोल्व होता होगा, फिर उससे कम जो और कम घुलता होगा। तो क्रोमेटोग्राफी में इस तरह करते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जो टेक्निक नहीं है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर, ये हैं, ये आपको बस सिर्फ समझाने के लिए हैं कि इतनी सारी यूज़ करते हैं। अब इनके आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। देखो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सेपरेटिंग द डाई इन इंक, डाइज को अलग करने के लिए इंक से। ब्लड सैंपल में अलग अलग ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने क्या क्या ड्रग्स लिए हुए हैं, इस तरह से क्या क्या मेडिसिन लिए हुए हैं या कोई नशे की चीज़ें ली हुई हैं। फूड कलर देखने के लिए या पेस्टिसाइड्स को देखने के लिए, जो हम फूड कलर ऐड करते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं जो हम खेतों में यूज़ करते हैं अलग अलग। प्लांट पिगमेंट को अलग करने के लिए, जैसे क्लोरोफिल है, इनको अलग करने के लिए। तो इसके भी एग्जाम्पल हैं, पहला दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके भी, और ये भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट हमारा क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण। इसमें क्या होता है, इसको ना हल्की सी छोटी सी प्रोसेस होती है इसकी। आप क्या करोगे, एक इम्प्योर सॉलिड को डिजोल्व करोगे उसके किसी भी स्टेबल सॉल्वेंट में, वो डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप उसको गर्म करोगे, गर्म करने से क्या होगा कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। मैंने अभी बताया था
कि अच्छा इसको ना याद रखना, ये सोल्युबिलिटी के रूल हैं। अगर आप गर्म करते हो तो सोल्युबिलिटी एक लिमिट तक क्या करती है, बढ़ जाती है। इस तरह से भी याद रखना कि आप क्या करोगे जब सॉलिड को डिसोल्व करोगे सॉल्वेंट के अंदर। अभी मैंने बताया, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बताए थे, इसलिए मैंने बताए थे पहले ही। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर यही सेम है यहाँ पे भी, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, आप किसके क्रिस्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अब उसके बाद क्या करोगे, आप उसको छानोगे। इसके बाद देखो पहले घोलोगे गर्म करते हुए, फिर उसको छानोगे, फिर उसको ठंडा होने दोगे, फिर उसके क्रिस्टल को आप क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। इसका यूज़ कहाँ होता है, शुगर बनाने के लिए, सोल्ट बनाने के लिए, या कोई भी अदर क्रिस्टल फॉर्म में जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको बनाने के लिए। तो यहाँ से देखो पूछ सकता है आप, शुगर बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं आप। फॉर प्योरीफाइंग वेरियस केमिकल कंपाउंड, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं, आपने शायद जिसने साइंस पढ़ी होगी तो उन्होंने ये प्रोसेस की भी होगी 11th-12th क्लास में। फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ करते हैं, अलग अलग मेडिसिन बनाने में या उनको प्योरीफाई करने में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। तो हमारा मोस्टली मैटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे हम इंग्लिश की भी क्लास डालते रहते हैं और साथ के साथ मैथ की भी, साइंस की तो चलती है हमारी। तो वहाँ से आपको, और बहुत बार ना पीडीएफ या क्वेश्चन की भी पीडीएफ डालते हैं। जैसे मैंने अभी द आई चैप्टर करवाया था तो उसके मैंने 50 के आसपास क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ना मोस्टली क्वेश्चन मैंने पढ़ाते हुए ही करवा दिए थे। वो 50 क्वेश्चन उनमें से शायद 48 या 47 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं पढ़ा रहा था तभी करवा दिए थे। तो हम 99% कोशिश करते हैं कि सारा पढ़ाते हुए ही कवर हो जाए, और हमारे एग्जाम्पल भी ऐसे ही रहते हैं। अगर आप देखोगे कि मोस्टली आपकी डेली बेसिस के एग्जाम्पल रहते हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें, और चैनल को फिर से बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। थैंक यू।